तो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो रिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, एक क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत सारे डिवाइसेस हैं हमारे जो इस पे काम करते हैं, TIR पे। हम बात करेंगे इस लेक्चर में डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं, आखिर ये है क्या। रिफ्रैक्शन में क्यों पढ़ा रहे हो सर, लिखे हो रिफ्लेक्शन। तो चलो देखते हैं हम कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले एक हम बाउंड्री लाइन बनाते हैं और यहां पे हम क्या करवाएंगे, रिफ्रैक्शन करवाएंगे। ठीक है ना। मैं 4 नॉर्मल्स में बना देता हूं। यहां पे आपको लगेगा कि एक ही स्लैब से पे आप 4 नॉर्मल क्यों बना रहे हो। देखो 4 नॉर्मल में बना दिया, हो गया। ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन कराएंगे। डेंसर मीडियम मान लेते हैं इसको। ये डेंसर है और ये रेयरर है। ठीक है ना। ये रेयरर मीडियम है, रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक है ना। तो जब लाइट रे को आप डेंसर से रेयरर में लेके जाओगे तो इसको इन नोटेशन दे देते हैं हम। तो क्या होता है, डेंसर से रेयरर में लेके जाओगे तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे बेंड करेगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो चलो लेके जाते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल से दूर लेके जाएंगे कि ऐसा, चलो ये हो गया ऐसे, और यहां से ये नॉर्मल से थोड़ा दूर चला गया, है ना। और अब इसको थोड़ा ऐसे बेंड करेंगे तो ये थोड़ा और ज्यादा ऐसे बेंड करेगा। तो चलो हम यहां पे लेके आए ऐसे, तो ये नॉर्मल से थोड़ा बेंड कर गया ज्यादा। ऐसे करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप यहां पे आओगे इस तरह से, तो ये इसी सरफेस के बाउंड्री लाइन के पैरेलली निकल जाएगा, है ना। शिफ्ट होते 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 इस सरफेस पे आ जाएगा, बाउंड्री लाइन पे आ जाएगा। ठीक है ना, एकदम यहां पे। यानी नॉर्मल और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे जो होगा उसके बीच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। देखो क्या चीज मैं कह रहा हूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाएगा। क्या मतलब है, जैसे यहां पे हो गया ये I, ये हो गया R। तो जैसे जैसे I बढ़ा रहे हैं R क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि एक पर्टिकुलर I के लिए R इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अवे शिफ्ट कर रहा है, अवे शिफ्ट कर रहा है। तो एक टाइम आएगा कि ये 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो जब ऐसा केस आएगा कि हमारा एक पर्टिकुलर I के लिए ये R है वो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी इसी पैरेलल सरफेस के एकदम सरफेस पे लाई कर जाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड रे बाउंड्री लाइन पे, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। ये जो फेनोमेना होता है इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। ठीक है ना, ग्रेजिंग इमर्जेंस। रिफ्रैक्टेड रे को एकदम सरफेस पे लाई कर जाना ग्रेजिंग इमर्जेंस कहलाता है। ठीक है ना। और ये जो I है यानी इंसिडेंट एंगल के उस वैल्यू के लिए जिस वैल्यू के लिए R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी हमारा रेयरर मीडियम में कोई भी रिफ्रैक्टेड रे ना बचे। तब तक यहां पे रिफ्रैक्टेड रे रेयरर मीडियम में था, यहां पे रिफ्रैक्टेड रे रेयरर मीडियम में था, लेकिन I के इस वैल्यू के लिए कोई भी रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। कहां गया वो, ग्रेजिंग इमर्जेंस हो गया। यहां तक तो रिफ्रैक्शन हो रहा था, यहां पे किस इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस, यानी पैरेलली निकल गया रे। तो जब ये ग्रेजिंग इमर्जेंस हो जाएगा, पैरेलली निकल जाएगा, इसी I को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी I एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। कौन से पोजीशन पे बोलेंगे, जब ये ग्रेजिंग इमर्जेंस का फेनोमेना होगा तब। ठीक है ना। अब क्रिटिकली कहने का मतलब यह हो गया कि अब I की वैल्यू अगर आप थोड़ा बढ़ाओगे, यानी I की वैल्यू आप ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल करोगे, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल अगर आप करोगे
तो फिर रिफ्लेक्शन होने लगता है। यानी बिना किसी मिरर के रिफ्लेक्शन होने लगता है। यानी कि दूसरे मीडियम में लाइट जाती ही नहीं है, उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। डेंसर से रेयरर में जा रही थी, लेकिन जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होके रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये टोटल का टोटल रे क्या हो जाएगा, वापस उसी मीडियम में लौट जाएगा। ये पूरा रे वापस उसी मीडियम में लौट जाएगा और ये रिफ्लेक्शन का फेनोमेना फॉलो करेगा। यानी ये आई जो होगा ये आर हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और यहां पे आई इक्वल टू आर, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन ना होके क्या होगा, रिफ्लेक्शन, बिना किसी मिरर का हो गया रिफ्लेक्शन। तो इस तरह का जब फेनोमेना होगा विदाउट मिरर अगर रिफ्लेक्शन हो गया तो इसी को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल यानी पूरा का पूरा रे, इंटरनल यानी जिस मीडियम से जा रहा था उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्शन हो गया, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। और इसके लिए कंडीशन क्या है आपका, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल क्या है, जब ये ग्रेजिंग इमर्जेंस का फेनोमेना होगा, जिस भी आई की जिस वैल्यू के लिए, उसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, नहीं तो यहां तक तो रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन का बात हो रहा था। तो ये जो होगा हमारा टोटल फेनोमेना क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इस पे बहुत सारे डिवाइसेस आगे यूज होते हैं। अब बात ये आती है कि कैसे फाइंड करेंगे कि किसी भी मीडियम के लिए या किसी भी कंडीशन के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा, यानी हमें आई कितना रखना है ताकि हमको रिफ्रैक्शन करवाना है या रिफ्लेक्शन कराना है। अगर हमको ये करवाना है, बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सारा डिवाइस हमारा यूज होता है, यानी इस फेनोमेना का हम यूज करते हैं। तो जब तक हमें ये आई की वैल्यू पता ना चल जाएगी, ये क्रिटिकल एंगल, तब तक हम उसकी वैल्यू सी से ज्यादा कैसे करेंगे, पता चलेगा तब ना ये रिफ्लेक्शन करवा लेंगे हम। तो चलो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन इसका क्या होगा, कैलकुलेशन, ठीक है ना। कैलकुलेशन कहने का मतलब हो गया फाइंड करना है सी की वैल्यू। स्नेल्स लॉ से ही सारा रिफ्रैक्शन में काम होता है। यहां भी क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो μ2 sin I इज इक्वल टू μ1 sin R हो गया, μ1 sin R। तो यहां से हमारा इस वाले में आई की वैल्यू, ये वाला केस कंसीडर करके चलेंगे क्योंकि हमको सी पता करना है। तो μ2 के जगह पे हमें तो पता नहीं है पहले μ1 और μ2 कितना होगा, कौन सा मीडियम होगा। μ2 μ1 ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना, μ2 मु1 ही छोड़ देते हैं। ये μ2 है, केवल ये सी लिखते हैं। जो भी मीडियम होगा उसके लिए सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब ये म्यू दोनों में क्या है, 1 है, 4/3 है, वाटर है, ग्लास स्लैब है, क्या है, डजंट मैटर, ठीक है ना। तो μ2 साइन सी, और यहां पे क्या हो गया, μ1 साइन आर, और आर की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, 90 यानी कि 1। तो यहां से आप लिख सकते हो साइन सी इक्वल टू μ1/μ2, जो ऑलवेज लेस देन 1 होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू लेस देन 1 होती है। μ1/μ2, ठीक है ना। तो μ1/μ2 आ गया यहां से। ये रिफ्रैक्ट टोटल इंटरनल कब होगा, ये कब होगा, जब μ1/μ2 लेस देन 1 होगा हमारा। ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 1 से कम होगी। साइन थीटा की वैल्यू कहां जाती है,
मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 तक जाती है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और देखो μ2 इसका ऑलवेज ग्रेटर होगा, डेंसर से रेयरर में जाएगी ना, और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर होता है, और ये डेंसर का है तो कम बटा ज्यादा, ऑलवेज कम होगा, 1 से कम होगा हमेशा, ठीक है ना। तो ये हमेशा यही ट्रूथ आएगा आपका। तो जहां भी क्रिटिकल एंगल पता करना होगा, अगर इस मीडियम का क्रिटिकल एंगल हमें पता करना है और किस मीडियम में भेज रहे हो वहां से, तो चुपचाप क्या करना है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकाल देना है और साइन इनवर्स करके पता कर लेना है, यानी साइन इनवर्स μ1 बाई μ2। यहां से आप c की वैल्यू लिख सकते हो साइन इनवर्स μ1 बाई μ2, बस कर लेना, आपको क्रिटिकल एंगल पता चल जाएगा उसका। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे करते हैं, यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर एयर। जैसे देखो फाइंड द सी ऑफ एयर म्यू इज इक्वल टू 1 एंड वाटर, एयर और वाटर दो कॉम्बिनेशन ले आएंगे ना तब होगा ना, एयर एंड वाटर, और वाटर का कितना है म्यू 4/3, 4/3 वाटर। इंटरफेस कर दो इसका कि ये दोनों के इंटरफेस का क्या निकालना है आपको, क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो क्या निकालोगे, साइन सी इज इक्वल टू, साइन सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 बाई, व्हाइट कर लेता हूं कलर, 1/4/3, यही होगा ना, 1/4/3 यानी 3/4। तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। आप एंगल निकालते रहना, क्या होगा, कितना होगा, क्या होगा, है ना। तो किसी भी सिस्टम का आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड करना होगा तो आप पता कर सकते। इसमें अलग अलग न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, रे डायग्राम आपको निकालना होगा, है ना। मैं बस दिखा देता हूं, क्वेश्चंस आप लोग करते रहना। जैसे सिस्टम बना देगा, ऐसे कुछ दे देगा बना के, और इधर से ऐसे रेज डाल देगा, फिर बोलेगा कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया, टकरा के ऐसे गया, ऐसे गया, रे डायग्राम बताओ, है ना। कब कहां से जाएगा, कैसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा, अगर यहाँ पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा तो आप चुपचाप ये स्नेल्स लॉ लगा के फॉर्मूला निकाल लेना, है ना। ये म्यू, ये वाला इसका म्यू, इसका म्यू, फिर इसके लिए फाइंड हो जाएगा, है ना। फिर पता चल जाएगा आपको कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है, यानी आई की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई कि अच्छा क्रिटिकल एंगल इसके लिए इतना है हमारा, तो आई की वैल्यू दिया रहेगा ना कि कितने डिग्री पे जा रहा है, कितने डिग्री पे जा रहा है। तो अगर आई की वैल्यू सी से कम होगी, सी से कम होगी यानी रिफ्रैक्शन होगा, है ना। अगर इस मीडियम, अब यहां पे भी क्या है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये भी आई होगा, इसके लिए होगा ना। तो फिर इस दोनों मीडियम, इस आई की वैल्यू जब निकल जाएगी तो कर लेंगे कि अच्छा सी से ज्यादा है कि कम है ना। तो सी से ज्यादा है या कम है, तो अगर ज्यादा रहे, सी से ज्यादा है तब तो इसी में लौट जाएगा, अदरवाइज कहीं ऐसे निकल जाएगा, है ना, ऐसे कहीं निकल जाएगा। तो वो अलग अलग आपका न्यूमेरिकल्स आता है, आप उसमें सॉल्व करना। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बताने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं मिराज, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना, क्रिटिकल एंगल पे आते हैं क्वेश्चंस। एक मिराज है जो पूछता है आपका 12th वगैरह में, खैर जेई वगैरह में तो मिराज का उतना कुछ है नहीं, बट आपके 12th के एग्जाम में आते हैं वो चीज़ें, तो मैं उसको डिस्कस कर देता हूं। मिराज क्या होता है इसको नोट कर लेना। मिराज कहने का मतलब हो गया, पहले हेडिंग डालो, मृग मरीचिका बोलते हैं उसको, मिराज को मृग मरीच। अभी एक है ना फाइटर प्लेन इंडिया में मिराज, 2000 सर्जिकल स्ट्राइक करने जो गया था, मिराज ही था ना, है ना। चलो उसी मिराज को देखते हैं हम लोग, फाइटर प्लेन वाला नहीं, ये दूसरा मिराज है हमारा। देखे होंगे कि गर्मियों के मौसम में दूर कहीं कहीं आप प्यास लगती हो ना, गर्मियों के मौसम में जानवरों को तो खास करके लगती है, बेचारे रेगिस्तान में जो रहते हैं। तो गर्मियों के मौसम में कहीं कहीं दूर पे लगेगा ना कि तालाब है या पानी है जमीन पे, ऐसा आभास होता है। मृग मरीचिका इसको बोलते हैं, ठीक है ना, बोलचाल की भाषा में हिंदी में मृग मरीचिका। कि हिरन वगैरह जो जानवर है बेचारे इस मरीचिका की वजह से, मिराज की वजह से मर जाते हैं। कैसे,
रेगिस्तान में दूर उनको लगता है कि पानी है और प्यास लगी रहती है, दौड़ के जाते हैं, वहां कुछ नहीं होता है, फिर दूर नजर आता है पानी, ऐसे दौड़ते दौड़ते बेचारे थक जाते हैं। भ्रम होता है उनको, हमें भी वैसा भ्रम होता है। लेकिन ये क्यों होता है, यही चीज हम समझेंगे कि ये भ्रम हमें होता क्यों, मिराज ये आता क्यों है और कैसे काम करता है हमारा। ठीक है, तो चलते हैं हम मिराज पे। बोर्ड चेंज होते रह रहा है। ओके, तो देखिए सबसे पहले गर्मियों के मौसम में ये नजर आता है, हॉट समर। कब नजर आता है? हॉट समर, एकदम गर्मियों का जब मौसम होगा तब। क्यों नजर आता है हॉट समर? ज्यादातर डिजर्ट्स में नजर आता है। डिजर्ट का ही एग्जांपल ले लेंगे, डिजर्ट्स में नजर आता है। ठीक है, अब डिजर्ट्स में क्यों नजर आता है? देखो, कहने का मतलब है कि जमीन एकदम गर्म हो जाती है, बालू रेत एकदम गर्म हो जाता है। तो जैसे जैसे जमीन से ऊपर आओगे, तो जब जमीन एकदम गर्म है, उसके नजदीक जो वायु है वो भी गर्म है, उसके ऊपर थोड़ा गर्म, उसके ऊपर थोड़ा गर्म। वायुमंडल में क्या होता है, गर्म उसके बाद थोड़ा ठंडा, फिर गर्म उसके बाद थोड़ा ठंडा, ऐसे कर कर गर्म हवाएं ऊपर भागती है। ये भी चीज आप पढ़े हो, हवाओं का लेयर जैसा बन जाता है वहां, है ना, गर्म ठंडा हवाओं का लेयर बन जाता है, और वो भी रेयरर डेंसर के जैसा बिहेव करता है। देखो मैं कहना क्या चाहता, पहले आप कहना ये है हमारा कि इस तरह से बनता है लेयर, लेयर वाइज एयर हो जाता है ना, लेयर वाइज हो जाता है एयर। लेयर वाइज कहने का मतलब है जमीन के जो सबसे नजदीक है वो हॉटर है, एकदम हॉटर हो गया, है ना, क्योंकि जमीन गर्म है गर्मियों के दिनों में। लिख सकते हो यहां पे कि डेजर्ट्स में कि लेयर ऑफ एयर नियर टू ग्राउंड, यानी जमीन के जो नजदीक है, आर हॉटर, ग्राउंड आर हॉटर। ठीक है ना, एकदम गर्म हो जाता है। और वो कैसा बिहेव करता है? रेयरर मीडियम की तरह। कैसा बिहेव करता है? रेयर मीडियम की तरह। वो रेयर मीडियम की तरह बिहेव करता है, बाकी उससे जो ठंडी हवा होती है उसके रेस्पेक्ट में। देन लेयर्स एबव, रेयर हॉटर, देन लेयर्स, उसके ऊपर जो लेयर्स हैं उसके रेस्पेक्ट में, लेयर्स एबव। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे लेयर बदलते जाएगा। ठीक है ना, पेड़ वेड़ के पास ज्यादा दिखाई देता है कि पानी है। पेड़ के पास जब तक कुछ किसी चीज की छाया नहीं बनेगी तब तक दिखाई नहीं देता है वो, है ना, पेड़ के नीचे दिखाई देगा, कहीं दिखाई देता है। ऐसे ही रेंडमली पानी नहीं दिखता है ना, किसी न किसी चीज का प्रतिबिंब दिखाई देगा तभी बनेगा, क्योंकि इमेज ही होता है ना वो, एक तरह से मिराज जो होता है इमेज होता है। तो हमारा बना लेते हैं, एक पेड़ है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये रहा एक पेड़, ठीक है ना। अब इस पेड़ से रेज जाएगी नीचे, पेड़ से रेज गया नीचे, ठीक है ना। जब रेज नीचे गया तो मैं क्या बोलूं, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे डेंसर है, तो थोड़ा सा बेंड किया, है ना, फिर यहां पे आया, फिर थोड़ा सा ऐसे बेंड किया, समझ गए, थोड़ा सा ऐसे बेंड किया। तो अब देखो कि हो सकता है कि ये एंगल जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो ऐसे रिफ्रेक्ट कर जाता है, यहां से ऐसे आया, फिर डेंसर में जाएगा, फिर ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है ना, अलग अलग इस तरह से बन जाता है हमारा। तो इसी का इमेज बनता है। इमेज बनता है कैसे? देखो, जैसे ये अब रेयरर से डेंसर वाली बात हो जाएगी। देखो ऐसे ऐसे नॉर्मली, ये नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल। अब ये जो रेज है ये इधर से कहीं से आती हुई दिखाई देगी, यहां पे अगर बेचारा जानवर देख रहा है दूर से तो इसको क्या दिखाई देगा, ये रे, और ये जो नीचे रे है
ये वाली रेज, फिर ये वाली रेज, ऐसे करके फिर ये जो रेज है ये भी कहीं आगे, ऐसे ये भी कहीं आगे। जैसे हमारा ये जो रेज होगा ये कहीं नीचे से आते हुए दिखाई देगा, यहां से आते हुए दिखाई देगा नीचे से, है ना। सब अगर इमेजिनरी में बढ़ाओगे, कहने का ये मतलब है कि एक बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखो जैसे अब आप यहां से अगर वो जो देखेगा, यहां से अगर वो देख रहा है आंख, तो ये वाला रेज कहीं नीचे से आते हुए उसको दिखाई देगा ऐसे। थोड़ा मेरा एंगल सही नहीं बना होगा, ये नॉर्मली 90 पे बन गया है, बट 90 पे बन गया होगा, लेकिन ये 90 पे है नहीं, मैं उसको सही कर देता हूं, ठीक है ना। तो इधर पे कहीं पे आता हुआ दिखाई देगा, यानी इसका इमेज जो नीचे बना हुआ है, कहां बना हुआ है, ऐसे ऐसे इमेज नीचे बन गया, ठीक है ना, इमेज बन गया। कहां पे, सरफेस ऑफ ग्राउंड पे, सरफेस ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड के सरफेस पे ये इमेज बना हुआ है। ये मिराज वहीं दिखाई देगा जहां पे ये TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, या ये ग्रेजिंग फेनोमेना हुआ, यानी क्रिटिकल एंगल से वो ज्यादा होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल पे आया तो ये इमेज यहां पे बनता है। तो जहां पे ये मिराज बनता है ना, यहां इस वाले के लिए ये जो एंगल हो गया I जो है वो ग्रेटर देन C है, तभी लौटा है, ठीक है ना। और यहां पे होगा हमारा, इसको ग्रेटर देन C बोल सकते हो, इसके ऊपर हो सकता है कि इधर कहीं पे एंगल जो होगा I = C करते करते तभी तो यहां से शिफ्ट किया होगा। कभी कभी होता है कि हाँ I = C भी हो जाए, तो ऐसे हो जाएगा, है ना। I = C अगर हो जाएगा, सॉरी T लिख दिया मैंने, तो इस तरह से ग्रेजिंग इमर्जेंस का फेनोमेना हो जाएगा, तो कहीं सरफेस पे ऊपर में बन जाएगा वो। तो अगर जैसे ये सरफेस पे बनता है, जब ये फेनोमेना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हमारा, तो ऐसे इमेज बन जाता है। तो जो ऊपर से देखता है ना, उसको ये पानी के जैसा आभास होता है, लगता है कि पानी है, और ये दौड़ के बेचारा आता है, और जानवर ऐसे ही तड़पते रह जाते हैं, इधर से दौड़ के उधर जाता है, उधर से दौड़ के उधर जाता है, उधर से दौड़ के उधर जाता है, कन्फ्यूजन में रहता है। ये मिराज, इसको मृग मरीचिका बोलते हैं, मरीचिका बोलते हैं मिराज को, ठीक है ना। आपको भी कन्फ्यूजन होता है गर्मियों के दिनों में, देखना पानी जो दिखाई दे, एक्चुअली में इस पेड़ का शैडो होता है, ठीक है ना, पेड़ का शैडो है, और हर जगह पेड़ के नीचे नहीं दिखाएगा, सब पेड़ के नीचे थोड़ी ना दिखाई देते, जहां पे ये कंडीशन बनेगा वहीं पे दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। अब हमें लाइट का ये जो नेचर है, ये नेचर बड़ा पसंद आया इंसानों को, बोला कि यार ये तो काम की चीज है, इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। और हम इंसान बड़े चालाक हैं, हम लोगों ने लाइट के इस फेनोमेना का यूज किया और बहुत सारे डिवाइसेस बनाए। डिवाइसेस क्या बनाए, यूज के लिए अपना इस टेक्निक का यूज किया, मतलब प्रॉपर्टी का यूज किया, और अलग अलग काम में इस्तेमाल कर लिया इसको। आपके घर में जो कनेक्शन आता है अभी इंटरनेट का या टीवी का, बोलते हो ना तार नहीं रहा, ऑप्टिकल फाइबर है सर, बोलता है ना कि ऑप्टिकल फाइबर। ब्रॉडबैंड भी बिठाते हो इंटरनेट का, अगर वाईफाई लगाते बोलते हो वायर वाला चाहिए ऑप्टिकल फाइबर वाला चाहिए। आप पूछते हो ना दोनों में अच्छा कौन है, तो कहता है सर ऑप्टिकल फाइबर लगा दीजिए, बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई तार नहीं होता, वो लाइट रे होता है। तार के द्वारा भी इंफॉर्मेशन ही आता है और लाइट रे के द्वारा भी इंफॉर्मेशन ही आता है। तो लाइट रे के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आता है उसमें लॉसेस कम होते हैं, बढ़िया क्वालिटी का होता है, और यही TIR को फॉलो करते हुए आता है। देखो वो क्या चीज है, मैं छोटा सा टर्म है मैं समझा देता हूं उसको। उसको बोलते क्या है, आप सब लोग जानते हो नाम उसको, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, उसको पता नहीं है जो तार बिछाने बेचारा आया है, लेकिन कुछ हद तक वो भी जानता है। बोलता है सर फाइबर कटेगी, ये होगा, उसको काटने के लिए अलग चीज आता है सर, कटर, उसको जोड़ने के लिए अलग, क्योंकि उसमें कोई तार नहीं होता कि कोई ऐसे ऐसे करके जोड़ देगा, वो ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है ना। एक्चुअली में ऑप्टिकल फाइबर जो होता है
वो मैं आपको बताता हूं। देखो ये इस तरह से वायर होता है, एक इस तरह से देखो वो वायर होता है ये, और अंदर में जो होता है उसका अंदर वाला जो सरफेस होता है इस तरह से, वो जो सरफेस होता है वो ग्लास का होता है, ग्लास का होता है, ठीक है ना। तो लाइट रे जब आती है इसमें ऐसे टकराती है, फिर TIR होता है, फिर ऐसे TIR होता है, फिर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते करते यहां तक पहुंचती है, कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ पाता। समझ गए? ये अलग अलग लेयर में बनते हैं ऑप्टिकल फाइबर, कई एक लेयर में बनते हैं, आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा ऑप्टिकल फाइबर क्या है। बट मैं ये बता दे रहा हूँ कि ग्लास स्लैब बहुत हार्ड होता है, बहुत कड़ा होता है, देखना मजबूत भी होता है, समझ गए ना। तो वो बहुत हार्ड होता है, ऐसे नहीं टूटेगा या कटेगा भी नहीं, ब्लेड से काटोगे तो बहुत मजबूत बनाया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, इस तरह से बाहर में तो लेयर होता है जो प्लास्टिक का होता है, इंसुलेशन हमारा, अंदर में वो ग्लास स्लैब अलग अलग परत में लगाया रहता है ताकि हम TIR करवा सकें, और लाइट रे को भेजते हैं तो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन करते करते आता है। कहां कहां यूज करते हैं इसको और ये क्यों फायदेमंद है? सबसे पहले तो सिग्नल भेजने में, जितने भी सिग्नल हैं वो लाइट के फॉर्म में भेज देंगे, फिर वहां पे कन्वर्ट कर देंगे ट्रांसड्यूसर लगा के। ट्रांसड्यूसर भी एक डिवाइस होती है। तो देखो लिखेंगे इसको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, ये क्या क्या है, इसका यूज है। सबसे पहले तो सिग्नल्स ट्रेवल्स फास्टेस्ट विथ, लिख सकते हो कि सिग्नल ट्रेवल्स फास्टेस्ट with use of this technology, with use of this टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम जो सिग्नल का जो ट्रेवल करने का स्पीड है उसको फास्ट करते हैं, क्योंकि लाइट के स्पीड से जा रहा है। अब वायर में तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, लॉसेस था। अभी 100 Mbps लोगे ना आप स्पीड इंटरनेट की, और आप वायर वाला कनेक्शन ले लो तो 90 आएगा, 95 आएगा, ज्यादा से ज्यादा लॉसेज हो जाएंगे। लेकिन इसमें ना मैक्सिमम एकदम रीच कर जाएगा 100 का, हो सकता है 100 भी आ जाए, एकदम लॉसेज नहीं होता, बहुत फास्ट काम भी करता है। अभी आपका सिग्नल जो छतरी जो लगा होता है, HD केबल लगा लो सर ऑप्टिकल फाइबर, उसमें ज्यादा क्लीन आता है। वो सारा फिनोमेना हम यही करते हैं, ये बहुत फायदेमंद है हमारा। ऑप्टिकल फाइबर में ज्यादा स्पीड आती है ना, ज्यादा अच्छा काम करता है। तो सिग्नल को फास्ट ट्रेवल करवाए, क्योंकि लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है हमारा, है ना। लिख सकते हो कि किसके स्पीड पे, लाइट के स्पीड पे, लाइट स्पीड पे सिग्नल जो है हमारा ट्रेवल कर रहा है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। चैप्टर भी लाइट है हमारा, इसीलिए लाइट में ही इसको घुसा दिया गया है ना। अब इसको बनाया कैसे जाता है, देखो लिख दो कि इसको बनाया जाता है कि इट इज फैब्रिकेटेड। किसी भी चीज को बनाना, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करना छोटे छोटे अलग अलग केमिकल्स से, जिससे भी फैब्रिकेशन बोलते हैं उसको, फैब्रिकेट करके कोई रूप दे देना, एलॉय बनाना, जो भी है हमारा फैब्रिकेशन उसको बोलते हैं। तो है कि फैब्रिकेशन क्या रहता है कि इट इज फैब्रिकेटेड इन सच अ वे, कुछ खास तरीका से बनाया जाएगा तभी तो, ऐसे ही हर जगह ग्लास में TIR थोड़ी ना हो जाएगा, खास तरीके से बनाया जाता है ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो, ऑलवेज क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो आई की वैल्यू। इन सच अ वे, यानी इस तरीके से बनाया गया है, इन सच अ वे दैट लाइट इंसिडेंट एट, मतलब किसी भी एंगल पे अगर जाए, वे दैट लाइट इंसिडेंट एट एनी एंगल, incident at any angle suffers total internal reflection, यानी हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ही सफर करे, TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ही ऑलवेज फॉलो करें, ठीक है।
अब इस लाइट रे जो आती है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग ट्रांसड्यूसर, अलग अलग ट्रांसड्यूसर उसको बोलते हैं जो एक मीडियम हमारा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। अब लाइट के फॉर्म में वो सिग्नल आया, अब उस सिग्नल को हम जैसे चाहे वैसे कन्वर्ट कर लें। अब टीवी में भी ट्रांसड्यूसर लगा है, रेडियो में ट्रांसड्यूसर लगा है ना, उसको आवाज में सुना दे रहा है, आपको पिक्चर बना के दिखा दे रहा है, हर एक चीज वो ट्रांसड्यूसर का काम है ना, चेंज करना। ट्रांसड्यूसर आगे आपको पढ़ना होगा, यहां पे आप बस लिख लो कि कन्वर्ट सिग्नल थ्रू ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स के थ्रू सिग्नल को क्या कर लेते हैं, लाइट रे जो सिग्नल आती है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के आपको क्रिटिकल एंगल, टोटल एंगल, मिराज वगैरह का कॉन्सेप्ट था। इस पे क्वेश्चंस आप करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस करो, चैट बॉक्स में मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा, या मैं क्वेश्चन भी आगे करूंगा, लेक्चर में डालूंगा क्वेश्चन का भी। तब तक आप लोग सॉल्व करते रहना, फिर हम आगे मिलते हैं। अब प्रिज्म के कॉन्सेप्ट में, प्रिज्म पे बात होगी अब, कैसे कैसे वाइट लाइट को गुजारते हैं। खैर वो तो बचपने की बात है बिग ब्यूअर की, वो आप पढ़े हुए हो। बाकी एडवांस कॉन्सेप्ट क्या है प्रिज्म का जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए इन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे अगले लेक्चर में इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, सायोनारा।